Hello students, let's continue our chapter atoms and let's discuss about the Rutherford's atomic model. In the last video we discussed that Rutherford in association with Geiger and Marsden performed an alpha ray scattering experiment. ठीक है, इसके रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए थे. तो उस रिजल्ट्स के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया. ठीक है, उन्होंने एटम के बारे में बताया कि एटम एक्चुअल में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, तो रदरफोर्ड ने बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड massive central core in which entire positive charge and almost the whole mass of the atoms are concentrated. ठीक है, रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के अंदर जो कोर पार्ट है ना, उसका सेंट्रल पार्ट है. ठीक है, सेंट्रल पार्ट में क्या है, होल मास इज कंसंट्रेटेड, होल मास इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम. ठीक है, एटम के सेंटर में पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है. और कौन कंसंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज. होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम. तो जैसे अगर एटम का ये सपोज पूरा एटम का स्ट्रक्चर है, तो इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज या सारा मास एटम का प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ये सेंट्रल पार्ट है इसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियस. एटम के सेंट्रल पार्ट जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है या पूरा मास प्रेजेंट है. ठीक है, दैट इज न्यूक्लियस. एंड जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से क्या है, बहुत कम है. ठीक है, सो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर. ठीक है, एंड साइज ऑफ एटम इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है, एटम में न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत छोटा साइज है. ठीक है, उसके बाद देखो एटम्स के जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सराउंडिंग द सन. ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाने के लिए जो सेंटर की तरफ फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है. सपोज ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, दैट विल एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स और इसको रिवॉल्व करवाएगी. ठीक है, ये सब पॉइंट्स किसने दिए, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ने. ठीक है, रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा है. ठीक है, बट एट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी. ठीक है, कुछ दो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स थे जिनको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है, yes, now we are going to discuss about the limitations of Rutherford's atomic model. कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट लिमिटेशन है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज. ठीक है, एक्सेलरेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, ईएम थ्योरी क्या कहती है, एक्सेलरेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, उसका एक्सेलरेटेड मोशन है. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो हमेशा एक्सेलरेटेड है. ठीक है, कांस्टेंट उनकी वेलोसिटी नहीं है, मतलब डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना. ठीक है, तो जिस वजह से उनका मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड. तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उनको क्या रिलीज करनी चाहिए, एनर्जी. they need to release the energy. ठीक है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या एनर्जी क्या रिलीज करेंगे या वो क्या लूज करते रहेंगे, एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज करते रहेंगे या लूज करते रहेंगे, जिस वजह से उनका रेडियस डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना बड़ा रेडियस. बट जैसे जैसे अगर एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है तो क्या होता जाएगा, रेडियस डिक्रीज होता चाहिए इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का, और अल्टीमेटली उसको कहाँ गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए. बट एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली स्टेबल है, ऐसा होता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स फॉल कर जाए न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है,
तो एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहते हैं कि एक्सेलरेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो वो क्या रिलीज कर रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, सो दे आर रिलीजिंग द एनर्जी ना, सो इट मीन्स देयर एनर्जी इज डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। तो अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो ज़्यादा बड़े रेडियस में भी रिवॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो रेडियस डिक्रीज कर जाएगा एंड दे अल्टीमेटली दे नीड टू फॉल अल्टीमेटली इन द न्यूक्लियस और दे शुड कोलैप्स, एटम शुड कोलैप्स, बट इट इज नॉट हैपनिंग। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब देखो जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ था वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ था। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से देखने पे कैसा स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ। इट मीन्स हमें जैसे अल्फा बीटा गामा लाइंस थी तो रेड ब्लू ग्रीन कलर की लाइट मिल रही थी हमें, तो यानी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था, लाइन स्पेक्ट्रम था। अब देखो इसकी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे जाए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्सेलरेटिंग है ना, तो धीरे 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 उनकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही रेडिएशन एमिट होनी चाहिए। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसा स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं मिलना चाहिए, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। यानी कि हमें सभी वेवलेंथ सभी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा था एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। कैसा स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे ऑब्जर्व हुआ लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यानी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी कोई ना कोई लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो जिसको फर्दर किसने सॉल्व किया, बोहर साइंटिस्ट ने। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए, क्या क्या अजम्पशंस ली। बोहर्स पोस्टुलेट्स रिलेटेड टू द एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो फर्स्ट उन्होंने पोस्टुलेट दिया न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, हर एक एटम का एक कोर पार्ट होता है, स्मॉल सेंट्रल पार्ट होता है, दैट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दिस सराउंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस एंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए दैट इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बोहर ने क्या एज्यूम किया कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हमने डुअल नेचर में डिस्कस की थी डी ब्रोई इक्वेशन। डी ब्रोई इक्वेशन क्या कहती है, दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी और लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सपोज ये न्यूक्लियस है और सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो डी ब्रोई इक्वेशन या डी ब्रोई साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है ना, इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या एसोसिएटेड है, वेव एसोसिएटेड है, और उस वेव की वेवलेंथ कितनी है, एच बाई पी। एम किसका मास है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। ठीक है, और स्मॉलर पार्टिकल्स में डी ब्रोई वेवलेंथ जो है वो स्मॉल नहीं होती, सफिशिएंट वेवलेंथ रहती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके साथ क्या एसोसिएटेड है, एक वेव एसोसिएटेड है, और वो वेव की वेवलेंथ कितनी है, एच बाई एम। तो अब हमारे पास देखो, अगर किसी ऑर्बिट का रेडियस है आर, ठीक है, किसी ऑर्बिट का रेडियस कितना है, आर रेडियस है, तो ये जो एनर्जी के ऑर्बिट्स हैं इनको बोलेंगे स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स। यानी अगर स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो कोई भी एनर्जी अपनी डिक्रीज नहीं करेंगे वाइल रिवॉल्विंग इन दी स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स। ठीक है, तो देखो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, ये सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट होने का क्या मीनिंग है कि इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है, इन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे
तो वो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। विदाउट रिलीजिंग एनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में अपना ये सर्कमफेरेंस ट्रैवल करेंगे, तो कितनी लेंथ ट्रैवल करेंगे वो 2πr। आर रेडियस के ऑर्बिट में कितनी लेंथ ट्रैवल करेंगे 2πr। तो वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेंगे ना, तो या तो वो वेव कितनी होनी चाहिए, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए लैम्डा की, ठीक है। जो लेंथ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कवर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो लेंथ कवर कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। डी ब्रो इक्वेशन क्या कहती है कि ये वेवलेंथ किसके इक्वल है, ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस, ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ किसके इक्वल आ गई, n टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, h/m/e_v। तो r कितना आ गया हमारे पास, एक मिनट, n आएगा ना यहाँ, n लैम्डा कितना पुट किया, h/mv, ठीक है। तो mvr इधर ले लेते हैं, m किसका मास है इलेक्ट्रॉन का, nh/2π। तो mvr किसका एंगुलर मोमेंटम है, mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो उनके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। वो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो बोहर ने क्वांटम थ्योरी को इसमें इंक्लूड किया और डी ब्रो इक्वेशन को भी इंक्लूड किया कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो वो कोई ना कोई वेवलेंथ होगी उनमें, ठीक है। तो जो वो लेंथ कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कितनी लेंथ कवर कर रहे हैं अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो 2πr। तो वो लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। और वेवलेंथ कितना आया, h/mv। mvr किसके इक्वल आ गया, nh/2π। तो यानी एंगुलर मोमेंटम आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, उसी एंगुलर या इस एंगुलर मोमेंटम के इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे इन दी स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे और क्लासिकली जो ऑर्बिट्स प्रेजेंट किए गए हैं उनमें से कौन से ऑर्बिट एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनमें रिवॉल्व करने पर इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, nh/2π, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा कितना, nh/2π। सो क्वांटम कंडीशन क्या है, बोहर्स पोस्टुलेट में इस क्वांटम कंडीशन इंक्लूड की गई, क्या थी वो, ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड बाय क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन व्हिच एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम h/2π हो। देखो अगर एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का पता है ना, तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं उस ऑर्बिट का, है ना। एंगुलर मोमेंटम पता है तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उस ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। या रेडियस पता है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस पता हो तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स का पता है तो हम क्या बता सकते हैं, रेडियस। तो इस पोस्टुलेट से हमें पता चल गया कि कौन से पॉसिबल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और कितने एंगुलर मोमेंटम के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बोहर ने नेक्स्ट पोस्टुलेट दिया कि रेडिएशंस जो रिलीज हो रही है वो क्यों रिलीज हो रही है। तो जब भी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, ये जैसे फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। तो कोई भी हायर से लोअर में अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, तो क्या रिलीज करेंगे, वो फोटॉन्स रिलीज करेंगे। तो कोई भी रेडिएशन हमारे पास एमिट हो रही है कितनी एनर्जी की, h न्यू एनर्जी की, वो किसके इक्वल होगी, फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल, ठीक है। फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल, उन दोनों को माइनस कर दो तो एनर्जी में से एनर्जी गया तो एनर्जी बची ना, तो ये किसकी एनर्जी आ जाएगी, जो फोटॉन्स रिलीज हुए हैं उनकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रा हमें क्यों ऑब्टेन हो रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑब्टेन हो रहे हैं उनकी रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो भी पोस्टुलेट्स ने बता दी, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफरेंट ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी एनर्जी होगी तभी डिफरेंट ऑर्बिट्स में है, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी लेवल में से
इनिशियल वाला माइनस कर दो या हायर में से लोअर वाला माइनस कर दो, तो इन दोनों के डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स रिलीज बाय द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बोहर्स पोस्टुलेट क्या था कि न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, सारा पॉजिटिव चार्ज वहीं कंसेंट्रेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट। अब ऑर्बिट कैसे डिसाइड करेंगे, तो ऑर्बिट के लिए उन्होंने बोल दिया कि वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिनका रेडियस किसके इक्वल हो। यहाँ से रेडियस निकाल दो ऑर्बिट का, n लैम्डा बाई 2 पाई। ठीक है, वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिनका रेडियस कितना हो, n लैम्डा बाई 2 पाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या एसोसिएटेड है, वेवलेंथ एसोसिएटेड है ना। इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या एसोसिएटेड है, वेवलेंथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये जो लेंथ दिख रही है, कितनी लेंथ, 2 पाई आर, या तो वो 1 कंप्लीट वेव में कवर कर लेगा, या 2 में, या 3 में, या 4 में। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया रेडियस ऑर्बिट्स का, और इससे क्या पता चल गया हमें, एंगुलर मोमेंटम पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशन का। ठीक है, सो ये सब थे बोहर्स पोस्टुलेट। अब इन बोहर्स पोस्टुलेट के बेसिस पे हम हाइड्रोजन एटम में जो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है, लाइन स्पेक्ट्रा, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी यही थ्योरी, यही पोस्टुलेट सब किस पे अप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन एटम के मॉडल पे अप्लाई करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो बोहर्स के पोस्टुलेट है वो हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम हमें पता है कि उसमें एक न्यूक्लियस रहता है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा। ठीक है, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, v वेलोसिटी से, और कितने डिस्टेंस पे है, सपोज न्यूक्लियस के सेंटर से r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि जो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, प्लस और माइनस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किसका काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम, यानी इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करवाने का काम करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है, 1/4πε0। ठीक है, फर्स्ट चार्ज, अब न्यूक्लियस पे चार्ज सपोज हम z मान लेते हैं, और चार्ज कितना आ जाएगा, Ze, यानी z प्रोटॉन्स है तो चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल्स टू Ne होता है ना, तो z प्रोटॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितना चार्ज हो जाएगा, Ze। तो Ze इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, Ze, और एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, सिर्फ वैल्यू ले लेते हैं एक बार। ठीक है, डिवाइडेड बाय r², और ये फोर्स जो है वो किसका काम कर रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का। न्यूक्लियस पे चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, 1/4πε0। ठीक है, इंटू में r²। अब यहाँ से देखो, अगर r से r ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो गया, तो देखो mv² की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से, mv² इज इक्वल्स टू Z²/4πε0r। मेक दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, mv² इज इक्वल्स टू Z²/4πε0r। ठीक है, अब 1/4πε0 को k पुट करना है तो आप k भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन से हम r की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, r इधर ले आओ और mv² इधर ले आओ, तो r विल बी इक्वल्स टू Ze²/4πε0 mv², 4πε0 mv²। मेक दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमारे पास देखो बोहर्स थ्योरी की नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या थी कि वही ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेंगे जिसमें रिवॉल्व करने पर इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvr। ठीक है, यानी nh/2π के इक्वल होगा ना। ठीक है, तो हमारे पास देखो इधर से r की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये बोहर्स पोस्टुलेट हमने अप्लाई किया है, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, r विल बी इक्वल्स टू nh/2π mv, एक मिनट, r कितना आ जाएगा, nh/2π mv। मेक दिस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, r इज इक्वल्स टू nh/2π mv। चलो, अब ये देखो r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड
ठीक है। आर को इक्वेट कर दो तो क्या आएगा, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई एम वी। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एक वी से ये पूरा वी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखो किसकी वैल्यू निकल आएगी, वी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी इधर ले जाओ, वी कितना आ जाएगा, वी विल बी इक्वल्स टू, देखो वी इधर ले गए तो क्या रहेगा हमारे पास, ये ऐसे समझो, ये जेड ई स्क्वायर, ठीक है, और ये 4 तो किधर चला जाएगा हमारा, ये इस 4 को नीचे ही रहने दो, 4 इधर नीचे रहा, एप्सिलॉन नॉट नीचे रहा। ठीक है, 4 नीचे रहा, एप्सिलॉन नॉट नीचे रहा। ठीक है, एम से हमने कैंसिल आउट कर ही दिया था, वी तो उस तरफ लेके जाना है, एन एच है, एन एच किधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, वी इधर चला गया, जेड ई स्क्वायर है 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एन एच, और यहाँ पे क्या बच गया 2। ठीक है, या ये 2 और ये कैंसिल आउट अगर कर दे तो ये 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, वी हमारे पास जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है, जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है, अगर इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तरफ टर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो और 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, 2 पाई जेड ई स्क्वायर, 2 पाई जेड ई स्क्वायर, 2 टू जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एन एच। ठीक है, 2 पाई जेड ई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आ जाएगा, एन एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 4th इक्वेशन, और ये क्या, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, जो हमने रेडियस फाइंड आउट किया था कितना, एन एच बाई 2 पाई एम वी, इसमें इस वी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो रेडियस की एक और फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, इसमें किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, वी की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, एन एच तो एज इट इज़, देखो ये 2 पाई एम वी इधर लिख देते थोड़ा सा, 2 पाई एम वी, चलो एन एच बाई 2 पाई एम, वी कितना है, वी पुट कर दो, 2 पाई जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल आउट कर दो, ये देखो एन एच डिनोमिनेटर पे है, ये किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। उसके बाद देखो एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगी इक्वेशन, सो वैल्यू ऑफ रेडियस विल बी, रेडियस कितना बच गया, देखो यहाँ से रेडियस आ गया हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर, एम जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किधर ले जाओगे, न्यूमरेटर में ले जाओ, 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये आर की वैल्यू आ गई, सही है, इसकी इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशन के रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, अगर एन की वैल्यू पुट कर दें हाइड्रोजन एटम के लिए, हम अगर हमें लेना है तो जेड की वैल्यू 1 पुट कर दो, एन की वैल्यू 1 पुट कर दो, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मिल जाएगा, है ना। एन की वैल्यू 1 पुट कर दो, एच प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, 4 पाई ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जेड 1 पुट कर देंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए ई पुट कर देंगे। ठीक है, तो रेडियस आपको ये सब सोल्व करके मिलेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये किसकी रेडियस आ गई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है स्पेसिफिकली ये। ठीक है, क्योंकि z की वैल्यू 1 ली ना, Z1 इज फॉर हाइड्रोजन ओनली, सो इस वैल्यू को बोलेंगे हम बोहर्स रेडियस। ठीक है, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस किसका रेडियस है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट, सॉरी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, तो देखो रेडियस इन फैक्टर्स के प्रोपोर्शनल है,
तो सब कांस्टेंट है, यानी देखो आर एच कांस्टेंट, 4πε0 कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कांस्टेंट। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है हमारे पास रिजल्ट, दैट आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट के वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0.5, 2 कितना हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू है ना, 2 की जगह क्या पुट कर दी, एन की जगह यहाँ क्या पुट कर देंगे 2, ये 2 2 जा 4, बाकी सारी वैल्यू इसको सोल्व करके यही आएगा 0.53। तो यानी फर्स्ट रेडियस का सेकंड वाले ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पे होगा, उससे 4 टाइम्स होगा। 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स। ठीक है, 4 पुट करोगे तो इसका क्या आ जाएगा 16 टाइम्स। यानी डिफरेंट ऑर्बिट्स के बीच में रेडियस इक्वल नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है किस रेशो में, 1:4 है ना, 9 16। ठीक है, तो जितना दूर जाएगा उतना रेडियस के बीच में, रेडियस किसका, डिफरेंट ऑर्बिट्स के रेडियस के बीच का गैप इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, कर लोगे। सो ये हमारे पास क्या निकला है, बोहर्स थ्योरी से हमने फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकाली और हमें क्या रिजल्ट मिला, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो सेकंड ऑर्बिट जो होगा इसका 4 टाइम्स होगा, थर्ड जो ऑर्बिट होगा उसका वो क्या होगा 9 टाइम्स होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट मी राइट दिस, यस नाउ वी विल फाइंड आउट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पीड हम अभी जो हमने पोस्टुलेट्स अप्लाई किए थे उससे हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी 2πz²/4πε0 एन एच। ठीक है, अब देखो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो इस इक्वेशन को ना c से मल्टीप्लाई कर दो और c से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या ऑब्टेन होगा, देखो हमें 2π, यहाँ से अब देखो c और n ये अलग कर लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले लो, 2πz²/4πε0। ठीक है, ch इंटू में क्या आएगा c/n। तो इस ये जो कांस्टेंट, ये देखो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, z इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दो है ना, z की वैल्यू 1 पुट की, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, कैसा कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसके कोई डायमेंशनल वैल्यूज है नहीं। ठीक है, इसको बोलेंगे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, इसको अब हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं, सपोज 2πz²/4πε0। ch को हमने किससे डिनोट कर दिया, अल्फा से, और इन सभी वैल्यूज को पुट करके अल्फा कितना आ जाएगा हमारा 1/137। ठीक है, अल्फा कितना आ गया 1/137, तो v कितना आ गया 1/137 टाइम्स ऑफ c/n है ना, v कितना आ गया 1/137 टाइम्स ऑफ c/n। तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करें, v किसकी स्पीड आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जिस भी ऑर्बिट में निकालनी है हम पुट कर सकते हैं, इन सबको सोल्व करके एक वैल्यू आएगी 1/137 एंड दैट इज नोन एज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। n इक्वल्स टू 1 पुट करो तो स्पीड कितना आ गया इलेक्ट्रॉन का, लाइट से कंपेयर करें तो 1/137, यानी स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है उसका 137 से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ गई किस ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड n की कैसे प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या करती जाएगी, डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या करती जाएगी हमारी, डिक्रीज करती जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यही सब हमने यानी बोहर्स पोस्टुलेट ही अप्लाई किया। ठीक है, उससे अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, टोटल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स के पास रिवोल्यूशन की वजह से, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, और न्यूक्लियस से दूर बैठा है इसलिए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो कितनी पोटेंशियल है, कितनी इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, उन दोनों को ऐड करके क्या निकलेगा, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होने का मीनिंग उसके पास कितनी एनर्जी है, 12mv²। तो जब हमने बोहर्स पोस्टुलेट अप्लाई किया था ना, तो
हमारे पास mv² की वैल्यू निकली थी, कितनी आई थी? देखो mv²/r किसके इक्वल था हमारा? ze² बाय 4πε0 इंटू में किसके इक्वल था? r², ठीक है। अब mv² की वैल्यू, ये r से r कैंसिल आउट कर दो, तो mv² की वैल्यू ये आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया हमारे पास? ze² बाय, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 4πε0 इंटू में क्या आ जाएगा? r आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1/4πε0 को ना k पुट कर लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? 1/4πε0 को k पुट करो तो क्या आएगा? kze² बाय 2r, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? kze² बाय 2r। मेक दिस इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन्स के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पोटेंशियल में रिवॉल्व कर रहे हैं ना। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास? चार्ज इंटू जितने पोटेंशियल में प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन किसके पोटेंशियल में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के पोटेंशियल में प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही। न्यूक्लियस पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? kq/r होता है ना। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? Ze, और कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है, तो कितना आया ये? -kze² डिवाइडेड बाय r। मेक दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये पोटेंशियल टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। kze² बाय 2r, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? kze² बाय r, ठीक है। सो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारे पास? देखो kze² कॉमन ले लो, बाय r भी कॉमन ले लो, तो 1/2 -1, तो कितना आया? -1/2 ना। वही kze² बाय r, kze² बाय r कॉमन ले लो, तो क्या रह गया? 1/2 -1, हाफ -1 कितना होता है? -1/2। सही है। टोटल एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से r की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। r की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड आउट की थी, ठीक है, वो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो -2r, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू आ गई है टोटल एनर्जी की, और यहाँ से r की वैल्यू पुट कर दो। कितनी थी हमारे पास r की वैल्यू? r की वैल्यू आई थी हमारे पास n² h² 4π²। अगेन इसमें 1/4πε0 को k ले रखा है। 4π² mk ze², 4π² mk ze², ठीक है। तो r की वैल्यू पुट कर दो तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकल आएगी, ठीक है। -kze² बाय 2 टाइम्स ऑफ r है ना। r कितना है? n² h² डिवाइडेड बाय 4π² mkze²। सही है। तो इसको ऊपर ले जाओगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल आएगी? टोटल एनर्जी। ये ze² यहाँ है, ze² यहाँ भी है, तो क्या बन जाएगा? ये ze² ऊपर चला गया, z² e की पावर कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। ये भी पूरी टर्म की तरह ले जाएंगे, ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2π² mk² z² e4 mk² z² e4 डिवाइडेड बाय n² h²। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। n² h², ये टोटल एनर्जी इसकी आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आ गई, ठीक है। अब z = 1 पुट कर दें इसमें, z = 1 पुट कर दो। बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन k क्या है यहाँ पे? 1/4πε0 e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो n² एज इट इज। इन सबको सोल्व करके ना टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी हमारे पास, इन सबको सोल्व करके आएगी हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू माइनस का आ जाएगा 13.6 बाय n², ठीक है। -13.6 बाय में क्या आ जाएगा? n², ठीक है। और ये एनर्जी किस यूनिट में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। -13.6 बाय में क्या आ जाएगा? n²। मतलब आप ये सब वैल्यू पुट करोगे, ये एनर्जी आएगी जूल में, ठीक है। जूल से किस में कन्वर्ट कर दोगे इसको?
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है पता है ना, 1.6 इंटू, ये देखो वर्क डन किसके इक्वल होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और पोटेंशियल हमने 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन में वोल्ट का मीनिंग है इतने जूल एनर्जी। तो ये एनर्जी आएगी जूल में, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो उसके पास कितनी एनर्जी रहेगी, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसके पास कितनी एनर्जी रहेगी, n=1 पुट कर दो, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना आएगा, n=1, तो E इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=2 पुट करो, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी रहेगी, 4 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n=3 पुट करोगे यहाँ पे, फिर 9 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो कितना आ जाएगी एनर्जी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ जाएगी, एनर्जीज आ जाएगी, ठीक है। यस, अगर ये हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, या एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है, जैसे n=1 के लिए एनर्जी कितनी है, -13.6, ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन अगर n=2 में बैठा है तो यानी उसके पास कितनी एनर्जी है, -13.4, ठीक है। n=3 में एनर्जी कितनी है, -1.51। अब n=∞, मतलब एटम से अगर अलग ही हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है, 0, ठीक है। तो जितना न्यूक्लियर, ये ग्राउंड स्टेट है यानी न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव में है, यानी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है। जैसे जैसे देखो नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज कर रही है वैसे वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बट नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज कर रही है, यानी अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है किसी भी हायर स्टेट से फर्स्ट में डी एक्साइट हुआ, तो कौन सी सीरीज बनेगी, वो लाइमन सीरीज, और वो सीरीज में रेडिएशंस कौन से स्पेक्ट्रम की एमिट होती हैं, यूवी लाइट से एमिट होती हैं। n=2 में, ठीक है, n=2 में डी एक्साइटेशन हो रही है किसी भी हायर लेवल से, तो वो कौन सी सीरीज बनेगी, बाल्मर सीरीज, और रेडिएशंस जो एमिट होंगी, ठीक है, वो कौन से रेंज में लाई करेंगी, विजिबल। बाकी ऊपर 5 चेन ब्रैकेट प्रीफंड, और सब में रेडिएशंस कौन से सीरीज की लाई करेंगे, इंफ्रारेड रीजन की लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी होनी चाहिए। तो जितनी एनर्जी किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कैसे पता चलेगी, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, तो सेकंड में से फर्स्ट वाले की एनर्जी क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, तो सेकंड की एनर्जी कितनी है, -3.54, फर्स्ट की एनर्जी कितनी है, -13.6, सोल्व करके कितना आ गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये प्लस में आया ना, यानी बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत है इतनी, तब जाके अगर यानी बाहर से कितनी एनर्जी दे रहे हो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड से नेक्स्ट वाली स्टेट को क्या बोला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है कि एटम से बिल्कुल अलग हो जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज़ दी आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन एटम से अलग हो जाता है तो एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी इन्फिनिटी तक, यानी एटम से अलग होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज़ दी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कितने कैसे निकालेंगे, फाइनल स्टेट इन्फिनिटी है, इनिशियल स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट हमारा फर्स्ट लेवल है, ठीक है। तो क्या आएगा, इन्फिनिटी पे जाके एनर्जी 0, माइनस का 13.6, तो कितना आ गया, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से एटम से अलग करना है तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए देनी होगी, ठीक है। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, एक होता है एक्साइटेशन एनर्जी, एक होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे दे कि ग्राउंड स्टेट से वो किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, दैट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। और अगर किसी पोटेंशियल से, ठीक है, किसी बैटरी की वोल्टेज से ऐसी पर्टिकुलर पोटेंशियल जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किधर चला जाए, इन्फिनिटी स्टेट में चला जाए, यानी अपने एटम को छोड़ दे, ठीक है, नॉकआउट हो जाए, तो जितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा दैट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। थैंक यू। दिस चैप्टर इज completed now. Next we will do the chapter nucleus.